स्टूडेंट्स, आज हम सल्फ्यूरिक अम्ल के गुण पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि आपके सिलेबस से हट गया है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के गुण पढ़ेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होता है? रंगहीन गाढ़ा तेलीय द्रव है। और ये द्रव कब उबलने लगता है? कितने तापमान पर? 611 केल्विन तापमान पर ये द्रव उबलने लगता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत अभिक्रियाशील अम्ल है, प्रबल अम्ल है, और क्या है? कम वाष्पशील है, और क्या है? ऑक्सीकारक है। तो ये कुछ गुण हमने आपको बता दिए। अब सुनिए कि ये जल में अत्यधिक ऊष्मा निर्गमन के साथ घुलता है। अगर मान लीजिए एक बीकर है और बीकर में क्या है? H2SO4 है, और हमने ऊपर से जल डाला, तो ये जल में बहुत घुलेगा तो जल में, लेकिन क्या करता है? ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। तो ये बीकर क्या होगा? फट जाएगा। इसलिए हम कभी भी अम्ल में पानी को नहीं मिलाते हैं। तरीका क्या होता है? पानी को लीजिए बीकर में, और ऊपर से बूंद बूंद करके H2SO4 मिलाया जाता है। तो जब हमको सांद्र H2SO4 का डाइल्यूशन या तनुकरण करना होता है, कंसंट्रेट H2SO4 को डाइल्यूट H2SO4 बनाना होता है, तो हम पानी मिलाते हैं। लेकिन हम पानी में बूंद बूंद करके अम्ल मिलाते हैं। कभी भी हम अम्ल में जल नहीं मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ से ये क्या करता है? जब भी हम अम्ल पानी में घुलता तो है, लेकिन ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। और यहाँ पर अम्ल में हम पानी मिला दें तो यहाँ पर बहुत सारी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और ये बीकर फट जाएगा। इसलिए हम जल में थोड़ा थोड़ा सा H2SO4 या HCl, कोई भी अम्ल में कभी भी हम पानी नहीं मिलाते हैं। क्या करते हैं? पानी में थोड़ा थोड़ा अम्ल मिलाते हैं जब हमको अम्ल को तनु करना होता है। तो ये हमने गुण पढ़ लिए। अब बहुत ध्यान से सुनिए कि ये जल में घुलता तो है, लेकिन क्या करता है? ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। तो H2SO4 का जो जलीय विलयन होता है, H2SO4 का जलीय विलयन होता है। जलीय विलयन में ये किस में पाएगा? आयन में। तो H2SO4 का जो जलीय विलयन होता है, तो H2SO4 एक H+ आयन को दे देता है और HSO4 माइनस आयन बना लेता है। यहाँ पर जो वियोजन स्थिरांक जो मान होता है Ka1, ये बहुत अधिक होता है, 10 से ऊपर। अब मान लो इसके पास भी क्षमता है भी एक और प्रोटॉन देने की, और रिवर्सिबल होता है ये आपस आयन वापस से जुड़ जाएंगे तो H2SO4 वापस बन जाएगा। अगर हम यहाँ से एक प्रोटॉन निकालें तो ये निकल जाएगा, ये भी रिवर्सिबल है। लेकिन यहाँ पर जो Ka2 का मान है ये बहुत कम होता है। कितना होता है? 1.2 × 10⁻⁻2 में है। तो ये Ka1 का मान बहुत ज्यादा होता है कि Ka2 का मान बहुत कम होता है। यहाँ से एक प्रोटॉन निकलना, इसलिए और प्रोटॉन 2 निकल सकते हैं। देखो अब क्या हुआ? H2SO4 से क्या बन गया? SO4 माइनस माइनस, तो इससे दोनों H+ आयन निकल गए, दोनों H+ आयन निकल गए। लेकिन H2SO4 सिर्फ एक प्रोटॉन देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Ka1 का मान ज्यादा होता है। ये वाला प्रोटॉन वो नहीं निकालता है, क्योंकि यहाँ पर Ka2 का मान बहुत कम होता है। तो H2SO4 कितने प्रोटॉन देता है? सिर्फ एक। निकल तो ये वाला भी प्रोटॉन सकता है, मतलब 2 प्रोटॉन निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए Ka2 का मान बहुत कम होता है। इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल में एक प्रोटॉन देना पसंद करता है। अब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के गुण पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं धातु हैलाइड के साथ। तो हम कोई धातु हैलाइड ले लें। मान लो हमने NaCl ले लिया, धातु हैलाइड है, और धातु हैलाइड की अभिक्रिया हमने H2SO4 से करा दी। तो क्या बनता है? हमारा अम्ल बनता है। तो ये क्या होगा? H और ये Cl मिलके HCl बना लेंगे। और यहाँ पर हम 2 NaCl ले लें, तो यहाँ पर HCl बन गया। कितना HCl? 2 HCl। ये दोनों हाइड्रोजन दोनों Cl से मिल गया, और ये N2SO4 से मिल जाएगा, तो सोडियम सल्फेट। तो सल्फ्यूरिक अम्ल धातु क्लोराइड से धातु हैलाइड से अभिक्रिया करते हैं। हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया था, ठीक है। अब निर्जलीकरण सुनिए। निर्जलीकरण हम ले लेते हैं, यहाँ पर कोई अपना सुक्रोज ले ली हमने, कोई भी कार्बोहाइड्रेट या सुक्रोज ले लेते हैं हम। ये हमने सुक्रोज ले ली, C12H12O6O11, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, और हमने इसकी अभिक्रिया किससे करा दी? H2SO4 से। तो H2SO4 निर्जलीकरण करता है, निर्जलीकारक होता है। H2SO4 में क्या एक और गुण होता है? निर्जलीकारक। निर्जलीकारक मतलब जल को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ से ये क्या करेगा? ये 22 और 11, ये 11 अणु निकाल देगा H2O के। देखो 11 दूनी 22 और 11 O, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 22 और O 11 निकल गए। ये पूरे जल को बाहर निकाल देगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? कार्बन। कितने कार्बन? 12। तो H2SO4 में एक गुण होता है निर्जलीकारक का, मतलब ये
पूरा का पूरा जल क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो H2SO4 की अभिक्रिया जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट से कराते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट के सारे जल को बाहर निकाल देता है। इसको क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरी अभिक्रिया धातु और अधातुओं से। किससे, धातु और अधातु से। तो ये धातु और अधातु को ऑक्सीकृत कर देता है। तो हम इसका कौन सा वाला, ये तो निर्जलीकारक वाला गुण पढ़ लिया हमने, निर्जलीकरण मतलब निर्जलीकारक का गुण। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकारक। ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। अभी निर्जलीकारक की तरह व्यवहार कर रहा था, अब ऑक्सीकारक की तरह, और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है और धातुओं और अधातुओं को ऑक्सीकृत कर देता है। तो यहाँ पर हमने कॉपर धातु से इसकी अभिक्रिया करा दी, किसकी, सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो क्या बनने वाला है हमारा, कॉपर सल्फेट। क्या बनने वाला है, कॉपर सल्फेट। और बनेगा हमारा SO सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ये लेंगे हम 2 अणु, ये हम लेंगे 2। तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी, 0, और यहाँ पर कितनी हो गई, +2। तो 0 से +2 मतलब ऑक्सीकरण हो गया। तो H2SO4 ने कॉपर को क्या कर दिया, ऑक्सीकृत कर दिया, क्योंकि कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई। 0 से कितनी हो गई, +2। तो H2SO4 कॉपर को मतलब धातुओं को ऑक्सीकृत कर देता है, किसमें, सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। अब हम यहाँ पर कोई एक सल्फर ले लेते हैं। सल्फर क्या है, हमारी अधातु। हमने फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा दी, तो ये सल्फर को भी क्या कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा। यहाँ से बन जाएगा SO2 और 2 H2O के अणु निकल गए और ये 3 बने। अब देखिए यहाँ पर इसकी 0 है और यहाँ पर इसकी कितनी है, +4। तो फिर से क्या हो रहा है, 0 से +4, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो H2SO4 धातु और अधातु को ऑक्सीकृत कर देता है। किसका कर देता है, धातु और अधातु को ऑक्सीकृत कर देता है। और खुद क्या होता है, खुद अपचयित हो जाता है। अपना क्या कर लेता है, अपचयन, और धातु और अधातु को ऑक्सीकृत कर देता है और अपना अपचयन कर लेता है और प्रबल ऑक्सीकारक होता है ये। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके उपयोग। क्या पढ़ने वाले हैं, उपयोग। देख लीजिए, पेट्रोलियम के शोधन में, अपमार्जक उद्योग में, अपमार्जक डिटर्जेंट जो बनते हैं वहां यूज होता है, बैटरियों में यूज होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज होता है। ठीक है,